नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। तकरीबन आधे घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में अपनी बात रखेंगे। दुनिया की नजर है, भारत की भी नजर है। दरअसल आज हम पूरा बुलेटिन इसी के मद्देनजर दिखाएंगे और यह हम आपको बतला दें कि जब नवाज शरीफ का भाषण खत्म होगा उसके बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ पूरे एक टीम होगी, अलग अलग पार्टियों की भी और विशेषज्ञों की भी टीम होगी। चर्चा हर बात पर होगी और लगातार इसी दिशा में हम पूरा बुलेटिन चलाएंगे, रात के कितने भी बज जाएं तब भी। लेकिन आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि दरअसल नवाज शरीफ को तो आज कहना है, सुषमा स्वराज को लेकर 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना है। याद कीजिए 2001 संसद पर हमला हुआ था और 2002 में प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र पहुंचे थे। जनरल असेंबली का ही दिन था वो दिन, 13 सितंबर 2002। उस वक्त और आज के वक्त, उस वक्त जो कहा जा रहा था और आज के वक्त जो कहा जाएगा, बहुत अंतर नहीं है। वाजपेयी ने उस वक्त क्या कहा था संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में, एक छोटा सा हिस्सा पहले सुनिए। हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते, चाहे वो पारंपरिक युद्ध हो अथवा कोई और नहीं। हम किसी का कोई क्षेत्र चाहते हैं, लेकिन हर भारतीय की यह इच्छा है कि सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल बंद होना चाहिए। भारत अपनी पूरी ताकत से सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस तरह की भयावह धमकियां दी जा रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब परमाणु अस्त्र का प्रयोग करके दिया जाएगा। इस प्रकार के खुल्लम खुल्ला परमाणु आतंकवाद के सामने झुकने का अर्थ होता 11 सितंबर की त्रासदी के कड़वे सबक को भूल जाना। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है, जब उसके इशारे पर आत्मनिर्णय की बेतुकी व्याख्या को बढ़ावा देने हेतु हजारों नागरिकों, निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, की हत्या की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस बात का जिक्र 2002 में किया था। इतना ही नहीं, कश्मीर को लेकर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा था। वो हम दिखाएंगे वो हिस्सा। लेकिन इस दौर में भारत के भीतर जो आवाज है आम लोगों के भीतर, वो कहीं बदले की आग वाली सोच के तहत है। प्रधानमंत्री एक के बाद एक बैठक। आज सुबह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट बैठी, चर्चा हुई। शाम में 4 बड़े मंत्री बैठे, चर्चा हुई। और इन सब के बीच एक खबर और आ रही है जिसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझ लें कि दरअसल संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के भाषण का इंतजार दुनिया कर रही है, लेकिन दिशा कौन सी होगी संयुक्त राष्ट्र में। ये पहला मौका होगा जब उरी में सैनिक कैंप पर पाकिस्तानी जमीन से आए आतंकवादियों ने सेना पर सबसे बड़ा हमला किया और 48 घंटे बाद ही पहले से तय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली शुरू हो गई। और 100 घंटे बीतने से पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखनी है, जबकि भारत की तरफ से 26 सितंबर को सुषमा स्वराज भाषण देंगी। यानी उरी हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक से भी अगर कोई रास्ता भारत के हक में नहीं निकलता है तो फिर भारत आतंकवाद के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ठीक साल भर पहले के भीतर गुरदासपुर, उधमपुर, पठानकोट, इन तमाम जगहों पर हुए आतंकी हमलों के तुरंत बाद भारत ने G20, ब्रिक्स, एशियान, SCO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आतंक नीति का जिक्र किया। Rising export of terror, growing radicalization through ideology of hatred and spread of extreme violence. आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों से एकजुट होने की अपील भी भारत ने की, लेकिन न पाकिस्तान की आतंक की नीति में कोई परिवर्तन आया, न ही भारत पर हो रहे आतंकी हमलों पर कोई कमी आई। तो अब सवाल 3 है। पहला, नवाज शरीफ क्या भारत पर हो रहे हमलों का आज रात जवाब देंगे? दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र मानेगा? और तीसरा, भारत सुषमा के UN में भाषण से पहले क्या कार्रवाई की दिशा में बढ़ेगा? ये तीनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया के 193 देश संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ का भाषण अब से कुछ देर बाद सुनेंगे और सुषमा स्वराज के भाषण का इंतजार भी करेंगे। और आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा कभी साफगोई के साथ उभरी नहीं है, यह भी सच है। और सच तो यह भी है कि पहली बार जब दुनिया
आईएस के आतंक से जूझते हुए आतंकवाद पर नकेल कसने पर आमदा दिखाई दे रही है, तो भारत आतंक के राज्य पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बाद अगर संयुक्त राष्ट्र के मंच का उपयोग अपनी सफाई के लिए करता है तो दुनिया भी भारत के साथ खड़ी होगी और संयुक्त राष्ट्र पर भी यह दबाव बढ़ेगा कि वो आतंक के सवाल पर भारत के साथ खड़ा हो। तो इंतजार करना होगा अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में क्या कहते हैं, और मोदी सरकार के पास उसके बाद 5 दिन का वक्त है कि वह सिर्फ डिप्लोमेसी से काम चलाती है या कार्रवाई कर डिप्लोमेसी करती है। वाकई 5 दिन का मौका तो है। संयुक्त राष्ट्र की सभा चल रही है और भारत का नंबर अगर 26 तारीख को आए तो इससे पहले क्या भारत स्ट्राइक कर सकता है, ये एक सवाल है। इन सब के बीच अहम सवाल यह भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी वार रूम में पहुंचे, 2.5 घंटे तक का वक्त उन्होंने गुजारा। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत नेगी, क्या जानकारी है, क्या क्या उन्होंने जानकारी ली? प्रसून जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरा मौका है जबकि ऑपरेशन डायरेक्टरेट यानी कि साउथ ब्लॉक में जो वॉर रूम जिसको कहा जाता है वहां पर गए हैं और कल रात को करीब 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां पर उन्होंने 2 अहम चीजें की हैं। एक तो सेना की अगर तैयारियों की बात की तो उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मैप के जरिए समझाया गया, और दूसरी तरफ किस तरह से घुसपैठ में चूक हुई उन कमियों को भी उन्होंने देखा, और दूसरी सेना किस तरह से जवाब दे सकती है उन तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। तो ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सेना का जो वॉर रूम है वहां पर जाकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि वार रूम में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की आहट है। कार्रवाई का आहट का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज रक्षा मंत्री जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो संकेत तो कुछ ऐसे ही दे गए। I don't think the Prime Minister's initial word that those who are responsible will be punished will go as just a mere statement. How to punish, that is for us to work out. We are quite serious about it. Can tell you that if required I can have a knee-jerk reaction also. Sometime a knee-jerk reaction is also required. रक्षा मंत्री ने फौरी कार्रवाई के संकेत तो दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच फिर एक बार सवाल यही कि पाकिस्तान के जहन में क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण के दौरान क्या कहेंगे। 5 मुद्दे हैं जिसका जिक्र वो कर सकते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में अपनी बात कहनी है, और संयुक्त राष्ट्र में बात कहने से पहले नवाज शरीफ ने कल देर रात पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ से फोन पर बात की, और उसके बाद से पाकिस्तान के भीतर से यह आवाज आने लगी कि हालात पाकिस्तान के अनुकूल नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण इस तर्ज पर देना होगा जिससे उनके प्रति दुनिया की राय कुछ ठीक हो। और जानकारी के मुताबिक नवाज शरीफ अपने भाषण में 4 बातों पर जोर देंगे। पहला, काबुल और वाशिंगटन से रिश्ते ठीक करने के लिए नवाज पाकिस्तान में किए गए अपने कार्यों का जिक्र करेंगे। दूसरा, तालिबान और आतंक में खुद को फंसा हुआ बताएंगे। तीसरा, कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। और चौथा, कश्मीरी नेताओं का गुणगान कर दोनों तरफ के कश्मीरी नेताओं से बातचीत पर जोर देंगे। यानी उरी हमले के बाद जिस तरह अब प्रधानमंत्री मोदी भी नवाज शरीफ से किसी तरह की दोस्ती के मूड में नहीं है और उरी के दोषियों को सजा देने के पक्ष में है, वहीं अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की आवाज जब 2 कांग्रेसी सीनेटर ने उठाई है तो उसके बाद पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर हलचल तेज हो चली है कि अगर भारत पीओके में अटैक की दिशा में बढ़ता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। और ऐसे में राहिल शरीफ इस बात के संकेत दे रहे हैं कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इसी के मद्देनजर माना तो यही जा रहा है कि नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के सवालों को उठाते हुए अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और इस बात का भी जिक्र करेंगे कि अगर भारत से सटी सीमा पर हलचल किसी तरीके की तेज होती है तो फिर अफगानिस्तान का मुद्दा कहीं ना कहीं दोबारा नए तरीके से प्रभावित दुनिया को कर सकता है। कई सवाल हर जहन में आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर का राग पाकिस्तान गाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जिस राग का जिक्र करता है उसे भी आईना दिखाया था। जरा उस हिस्से को सुनिए। कल हमने इस महासभा में इस अनोखे दावे को सुना
जम्मू व कश्मीर में मासूम नागरिकों की निर्मम हत्या करना वास्तव में आजादी की लड़ाई लड़ना है। और यह भी इस राज्य में होने वाले चुनाव मात्र एक दिखावा है। क्योंकि यह चुनाव 50 सालों से चली आ रही जनमत संग्रह की मांग का विकल्प नहीं है। ये एक चालाकीपूर्ण तर्क है कि मासूमों का नरसंहार आजादी हासिल करने का एक उपाय है और चुनाव एक छलावा तथा दमन का प्रतीक। यदि चुनाव मात्र एक धोखा है तो पाकिस्तान की ISI के इशारे पर उम्मीदवारों की हत्या करने तथा मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों को क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनकी भारत में क्यों घुसपैठ कराई जा रही है। 14 बरस पहले ये सारे सवाल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ही उठाए थे, लेकिन हालात जस के तस या उससे बुरे। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा वक्त में जब दुनिया में एक अपनी छवि बनाते हुए भारत को इस रूप में रख रहे हैं कि भारत आने वाले दौर में विकसित देशों की कतार में शामिल हो जाए, तो इस मौके पर कहीं ना कहीं समूचे दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े और सबसे कड़े इम्तिहान के तौर पर भी उरी हमले के बाद देखा जा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स पे रिपोर्ट छपी है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं सभी। अब दुनिया की नजर भी प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वह उरी हमले के बाद कौन सा कदम उठाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट या फिर CNN या गार्जियन, विश्व के कमोवेश हर अखबार का मानना है कि विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान की जमीन से जैश के आतंकवादी उरी पहुंचे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे और कश्मीर राग छेड़ने के लिए वो बेचैन भी है और माना यही जा रहा है कि वो अपना भाषण कश्मीर के इर्द गिर्द ही रखेंगे। तो ऐसे मौके पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी ने खुद को ताकतवर नेता के रूप में पेश किया था, वादा किया था वो आतंकवाद को खत्म करेंगे। अब मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा है उरी हमले का कैसे जवाब दिया जाएगा, वो पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं वाशिंगटन पोस्ट का मानना है कि मजबूत नेता के तौर पर मोदी की यह सबसे बड़ी पहली परीक्षा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पहले से तनावपूर्ण चल रहे संबंधों पर उरी हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और अब सीमा पर भी तनाव है। जबकि CNN का मानना है कि उरी में सैनिक कैंप पर हुए हमलों ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को सबसे बुरी दिशा में लाकर खड़ा कर दिया है। जबकि गार्जियन कहता है दोनों देशों के बीच संबंधों की कूटनीति फेल हो रही है। दरअसल पहली बार हर अखबार ने उरी पर हुए हमलों की छांव में भारत की जनता के गुस्से को भी आधार बनाया है और मोदी की प्रतिक्रिया को जन भावना से जोड़ने का प्रयास भी किया है। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट ने विशेषज्ञों के जरिए यह भी लिखा है कि इस मौके पर मोदी सरकार डिप्लोमेसी, सैनिक सक्रियता बढ़ाना, व्यापार पाकिस्तान के साथ ठप करना और पानी के समझौते पर रोक लगाने की स्थिति में भी बढ़ सकती है। यानी कहीं ना कहीं दुनिया के मीडिया की भी नजर उरी हमले के बाद मोदी सरकार के रुख पर है और हालात बिगड़े हुए हैं, इसे दुनिया भी मान रही है। लेकिन हर रिपोर्ट में टकराव के बीच दोनों देशों के परमाणु देश होने का भी जिक्र किया गया है। और इसीलिए आज विदेश मंत्रालय ने बुला लिया पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बसित को भी। भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में बुलाकर यह याद दिलाया कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वचन का लगातार बढ़ रहा उल्लंघन चिंता का गंभीर विषय है। उरी में हुआ आतंकवादी हमला ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा सक्रिय बना हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। जाहिर है चेतावनी तो दे दी गई, लेकिन सवाल यही है कि आगे का रास्ता जाता किधर है। क्योंकि मसला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भाषण का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान को अगर अलग थलग करना है तो भारत के सामने भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती के सामने
आने वाले वक्त में सार्क सम्मेलन के रद्द होने की स्थिति है और दूसरी तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन कभी भारत अगुवा हुआ करता था, अब भारत की वहां गूंज सुनाई नहीं देती है। रिपोर्ट देखिए। तो 55 बरस से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा भारत के लिए पहली बार 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत खत्म होती दिखी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। तो नवंबर में होने जा रहे सार्क के रद्द होने के हालात अभी से बनने लगे हैं, क्योंकि सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में है और प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं जाएंगे तो सार्क सम्मेलन रद्द होगा और जाएंगे तो देश के भीतर विरोध की आवाज उठेगी। यानी पहली बार भारत के सामने कई इम्तिहान भी हैं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो एक वक्त अमेरिका और रूस के गुटों के खिलाफ खड़ा हुआ, अब उसकी जरूरत भारत महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि भारत अमेरिका के करीब है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि अगर भारत पाकिस्तान से दो हाथ करने की स्थिति में आता है तो अमेरिका किस रूप में भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पीठ पर चीन हाथ रखे हुए है। ये पाकिस्तान के आतंक पर आंख मूंद कर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में साबित भी किया है। तो गुटनिरपेक्ष मंच का अगुवा अब भारत नहीं है। ये 2 दिन पहले तभी साबित हो गया जब नैम की बैठक में भारत पर हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि उसी दिन उरी में हमला हुआ और उसी दिन वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक हो रही थी। और इस बैठक में सीरिया, इराक, फिलिस्तीन में हो रहे आतंक का जिक्र तो हुआ, लेकिन भारत का जिक्र नहीं हुआ। Terrorism is one of the most egregious sources of human right violations today, and its use as an instrument of state policy is to be unequivocally condemned. तो सवाल यही है कि क्या 120 देशों वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने अपनी भूमिका खुद ही खत्म कर ली और अब सार्क पर खतरा मंडरा रहा है? यानी जब भारत को सार्क देशों का साथ चाहिए, तब यह सवाल बड़ा हो चला है कि सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद पर पाकिस्तान का अड़ियल रुख है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत को सार्क देशों की भी जरूरत है। याद कीजिए तो नैम में इससे पहले चौधरी चरण सिंह नहीं गए थे। 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उसका पहला मौका है। और फिर याद कीजिए सार्क को लेकर तो 1999 में सत्ता पलट हुई थी पाकिस्तान में, तब सार्क सम्मेलन नहीं हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद का मसला था, इसीलिए सार्क सम्मेलन में उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ढाका नहीं जा पाए थे और 1990 में भी ये नहीं हो पाया था। लेकिन ये मौजूदा वक्त एक नई उलझन है भारत के लिए। लेकिन इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र जहां भाषण होना है नवाज शरीफ का, उस इमारत के बाहर प्रदर्शन हो रहा है बलूचिस्तान की मांग या बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर। पाकिस्तान की मिलिट्री वहां जिस तरीके से स्थिति पैदा किए हुए उसका विरोध, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उठाया था और पहली बार इस तरह की स्थिति भी बन रही है। एक खबर देश के भीतर की, अब तक हम लोग बजट देखते थे, रेल बजट और उसके बाद आम बजट। आज कैबिनेट ने पास किया, अब एक ही बजट होगा, रेल बजट अलग से नहीं होगा। आजाद भारत में पहला बजट 27 फरवरी 1947 को जॉन मथाई ने पेश किया था और आखिरी बजट पेश करने का गौरव सुरेश प्रभु के नाम दर्ज होगा, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि अब रेल बजट को अलग से पेश नहीं किया जाएगा, यानी आम बजट के भीतर ही रेल बजट का फंड आवंटित हो जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमेलगमेट होंगे। तो सरकार का मानना रेल बजट अलग से आता है, राजनीतिक दबाव होता है, इसमें दबाव मुक्ति होगी, डेवलपमेंट की तरफ रेल भी बढ़ेगी और सब सामूहिक तौर पर सोचा जाएगा। और माना यह भी जा रहा हो सकता है 1 फरवरी को ही ये बजट रखा जाए, एक वक्त मिल जाए लंबा नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले तमाम कामकाज की तैयारी का। करीना कपूर का आज जन्मदिन है।